Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 10th chapter 1st chemical reactions and equations. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about how we can identify that a chemical reaction has taken place. Then about the chemical equations. Writing a chemical equation and balancing chemical equation. That balancing part will cover half in this part and higher type in next part. So let's start the chapter chemical reactions and equations. Chemical reactions and equation. As you listen this name, we feel, oh, chemical reaction. These are the things related to our chemistry lab. But no, my dear. As we break our sleep in the very fresh morning, we witness so many kinds of changes around us. सुबह सुबह जब हम आंखें खोल के देखते हैं तो हमारी चारों ओर कितने सारे चेंजेस अकरिंग होते हैं. जैसे कि देखो, कम टू द चैप्टर. अगर आप मिल्क को आपकी मम्मी ने रात को फ्रिज में रखना छोड़ दिए तो क्या हो जाता है. जैसे अगले दिन, अगर ये समर का नाइट है तो फिर अगले दिन आप उसको फटे हुए पाते हैं. ऐसे ही अगर आयरन तावे को, आपके रोटी वाले तावे को अगर पानी के साथ छोड़ दिया जाए तो फिर अगले दिन दिखा जाता है कि वो रस्टेड हो गया है. ऐसे ही अगर ग्रेप जूस को आप छोड़ दें तो फिर वो फर्मेंटेड हो जाता है. और ऐसे आपका जो खाना बनने के बाद वो वेजिटेबल रूप में जैसे होता है, करी के रूप में तो ऐसा नहीं होता. ये सारे जो चेंजेस होते हैं. और फिर आप जो खाना खाते हो, जिस रूप से खाते हो, क्या वो खाना निकलते वक्त भी उसी रूप रहता है? नहीं रहता. उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, है ना. और फिर हम जब रेस्पायर करते हैं तो फिर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ये कैसे खाना को बर्न कर देता है, उसी से एनर्जी निकलता है. ये सारी जो चेंजेस है, ये सारी एक एक रिएक्शन है, एक एक केमिकल रिएक्शन है. ये सारे एक एक चेंजेस है और ये हम दिन प्रतिदिन में इन आवर डे टू डे लाइफ में ये हम देख रहे हैं, है ना. तो फिर ये भी सारे एक एक चेंजेस है. इन ऑल दिस अबव सिचुएशन हमने क्या देखा कि नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड. वो पहले जैसे था, जैसे मिल्क बन गया हमारा कर्ड और हमारे ग्रेप जूस फर्मेंटेड हो गया, हमारे आयरन का तावा जो रस्टेड हो गया, तो इनिशियली उसका नेचर जैसा था फाइनली ऐसा नहीं रहा. कैसा हुआ? चेंज हो गया है. तो ये क्या चेंज है? हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में, आप क्लास 6 में, 7th क्लास में पढ़े हैं अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस. तो फिर ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या है, आपको कुछ याद है? चलिए रिकैप कर लेते हैं. ए चेंज, फिजिकल चेंज क्या है? ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? जैसे कि एक वस्तु के शेप, साइज, कलर और उसका स्टेट में चेंजेस आ जाना, साइज चेंज होना. जैसे कि आपने एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया, ये हो गया उसका फिजिकल चेंज, है ना, क्योंकि वो पूर्वावस्था में फिर से लौट आता है. ऐसे केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज जिसमें कि बहुत सारे न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड. ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज. जैसे हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, ये सारे हो गया हमारे केमिकल चेंजेस. तो हमने ये सब हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं. Whenever a chemical change occur, जब भी एक केमिकल चेंज अकर होता है उसके साथ क्या होता है? We can say that a chemical reaction has taken place. कुछ ना कुछ एक केमिकल रिएक्शन अंदर ही अंदर हुआ है. तो फिर you may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, और ये हम जानने के लिए हम क्या करेंगे. चलिए एक एक्टिविटी करते हैं और हमारे सारे प्रश्न का उत्तर हमें अपने आप मिल जाएगा एक्टिविटी 1.1 में. चलो, और इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होगा. अगर आप आई ग्लासेस पहन लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा. और चलिए ये एक्सपेरिमेंट हम शुरू करते हैं. हमने लिया एक मैग्नीशियम आयरन 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग का और उसको हमने रफ किया सैंड पेपर से. फिर हमने उसको उसी सैंड पेपर को, ये देख रहे हैं सैंड पेपर को, ये सैंड पेपर को हमने
क्या क्या ना, एक टोंग से, एक चिमटी से उसको हमने लेकर उसको बर्न किया, और बर्नर में और एक स्पिरिट लैम्प में हमने उसको बर्न किया। तो फिर वो क्या हुआ, जैसे एक लकड़ी आप जलाते हैं तो फिर वो बन जाता है ऐस, ऐसे ही इसका भी ऐसे बन जाएगा। उसको हमें कलेक्ट करना है एक वाज ग्लास में और बॉर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट। और जब ये कर रहे हैं आपको उससे आपकी आंखों को बचाकर थोड़ा दूरी में रखना है, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा, आपकी आंख जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, वो आंख के लिए सही नहीं होता है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, जब ही मैग्नीशियम रिबन जल रहा था तो फिर उससे बहुत ही डेजलिंग वाइट फ्लेम, जैसे आपकी दिवाली में होता है ऐसे डेजलिंग फ्लेम निकल रहा होता है, और उसके साथ साथ वो क्या होता है, ऐश में परिवर्तन हो जाता है, व्हाइट पाउडर बन जाता है। इस पाउडर क्या है, ये पाउडर हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कैसे, देखो, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन, हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का हमने रिबन लिया था, वो हमारी एयर में यानी कि ऑक्सीजन में जला, बॉर्न हुआ, उसके बाद ये हमको जो व्हाइट पाउडर मिला, ये है हमारी रिजल्ट, ये है हमारी प्रोडक्ट, और वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए चलिए करते हैं हम एक्टिविटी 1.2। देखिए इसमें हम लेने वाले हैं एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, हमको लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब जानते हैं, टेस्ट ट्यूब में हमने लिया एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और उसमें हमने ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो फिर जब हमने पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया तो क्या देखा, यह रहेगा, इसका रिजल्ट देखेंगे। और एक एक्टिविटी किया हमने कि हमने ले लिया जिंक ग्रेन्यूल्स, इन्हें कोनिकल फ्लास्क में लिया, कि अगर कोनिकल फ्लास्क नहीं है तो आप टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हैं, और उसमें हमने ऐड किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम एसिड लेते हैं ना, आपको थोड़ा केयरफुली ये सब हैंडल करना है, क्योंकि एसिड जो है हमारी कपड़ों को बर्न कर सकता है, तो उसका एक ड्रॉप भी बहुत, अगर वो कंसंट्रेटेड है तो बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है, इसीलिए यू मस्ट बी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर टीचर। सो उसने, आपने क्या देखा, आपने कुछ देखा ऐसा कि जिंक ग्रेन्यूल के साथ क्या हो रहा है, या फिर आपने उसको उस कोनिकल फ्लास्क को टच करके देखा कि कहीं वो गर्म या ठंडा, ऐसा कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या? क्योंकि ये सारे जो परिवर्तन होते हैं ऐसी केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। फ्रॉम द अबव हमने तीन एक्टिविटीज किया, ये तीनों एक्टिविटीज से हमको क्या पता चला, हमने इन तीनों को से हमको ये ऑब्जर्व करना है कि डिटरमिन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कहीं ये सारी चीज करने से कुछ केमिकल रिएक्शन अंदर ही अंदर हो रहा है क्या। तो फिर इसके लिए हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट में चेंज हो रहा है क्या, यानी कि लिक्विड का सॉलिड बन जाना, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब एक एक स्टेट है। तो फिर ऐसे स्टेट में चेंज हो रहा है क्या, चेंज इन कलर हो रहा है क्या, क्योंकि जब प्रेसिपिटेट हो जाता है कलर चेंज हो जाता है। हाँ, तो फिर ऐसे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है क्या, जैसे कि कभी हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्या निकलता है, ऐसे इवोल्यूशन ऑफ कुछ गैस हो रहा है क्या। और चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, किसी में टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, किसी में घट जाता है, तो फिर ऐसे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है क्या, ये सारी बातों को हमको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We'll study about the various types of chemical reactions. चलिए हमारी चारों ओर जो घटित हो रहा है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड देयर सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे सिंबल के हमारी केमिकल फॉर्मूले लेकर इसको और भी छोटा कर सकते हैं, जो कि हमको समझने में आसान पड़ेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशंस। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब। जो एक्टिविटी 1.1 हमने क्या किया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम बैंड जो है वो हमने एयर में जलाया था, तो मैग्नीशियम का रिबन जो है ये बॉर्न हुआ था ऑक्सीजन में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमको मिला था प्रोडक्ट, जो एस मिले थे वो है हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद आया दिस डिस्क्रिप्शन, इसी को हमने केमिकल रिएक्शन एक सेंटेंस में लिखी, तो अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे तो ये क्वाइट लॉन्ग होगा, तो हम उसको शॉर्टर फॉर्म में कैसे लिखें। तो द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन ए फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन।
अगर हम ये रिएक्शन को मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन में बॉर्न हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, इसी को अगर हम वार्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो ये क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड होगा। जैसे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको कैसे देखने में तुरंत ही समझ में आ रहा है। तो ये दिस substances that undergo chemical reaction in the reaction magnesium and oxygen are reactant। ये तो एक केमिकल रिएक्शन हो गया। इसी के ये मैग्नीशियम और हमारी ऑक्सीजन जो है ये दोनों आपस में रिएक्शन किए तो ये हो गया हमारे रिएक्टेंट्स, यानी कि ये दोनों रिएक्शन शुरू किए, रिएक्टेंट्स है। और द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, हमारी रिजल्ट ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये वार्ड इक्वेशन सोच, इसमें हमको ये पता चला कि चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो, बीच में एक एरो है ना, ये एक एरो। तो फिर ये एरो जो है तो फिर उसका लेफ्ट साइड में LHS में रहता है सारे रिएक्टेंट्स और उसका RHS में रहता है सारे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, ये सारे है उसका प्रोडक्ट। और इसको हमने लिखा LHS में एक प्लस साइन रहता है, ये है वो प्लस साइन। तो फिर ये जो दोनों रिएक्टेंट्स के बीच प्लस साइन रहता है और प्लस साइन हमारी प्रोडक्ट साइड में भी ऐसे प्लस साइन रहता है। और एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। एरो हेड जो रहता है ये किस दिशा की ओर रहता है? प्रोडक्ट्स की ओर रहता है। देखिए ये रहा हमारी एरो, प्रोडक्ट्स की ओर रहता है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये हमको ये डायरेक्शन सोचाता है कि प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में है। चलिए अब देखते हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखें? इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ डिफरेंट केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन को एक तो वर्ड फॉर्म में हमने लिखा, क्या कोई दूसरा तरीका भी है क्या जो कि हमको और भी आसान पड़ेगा? ठीक है, तो फिर इसके लिए हम चलते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज। अरे इसको तो और भी छोटा बनाया जा सकता है। कैसे? केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अगर हम केमिकल फॉर्मूले यूज करें वर्ड यूज ना करके तो ये केमिकल फॉर्मूले क्या हो? ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन जो है, ये एक इक्वेशन जो है ये हमको एक केमिकल रिएक्शन दर्शा रहा है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम मैग्नीशियम की, ऑक्सीजन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फार्मूला लिखने लगे, केमिकल फार्मूला, तो हम ये जो ऊपर वाली ये जो हमारे रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से ही लिख सकते हैं। जैसे Mg हो गया मैग्नीशियम के लिए, O2 हो गया ऑक्सीजन के लिए, Mg हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। अब ये हमको काफी इजी टू अंडरस्टैंड हो रहा है। तो फिर काउंट एंड कंपेयर द, अभी हमें क्या करना है? काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स on the of the element on the LHS and RHS of the arrow। तो ये हो गया हमारा RHS और ये हो गया हमारा LHS। दोनों साइड में जो हमारी एलिमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट है? देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये एक एक एलिमेंट है। इन दोनों का नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना है। मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन का 2 है। तो फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। तो फिर इसी को एरो की दोनों ओर जो एलिमेंट्स है उन्हीं के नंबर्स ऑफ एटम्स हमें काउंट करना है। इज द नंबर ऑफ एटम, और हमें ये देखना है कि जैसे ये नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में सेम हो, तभी तो इसे कहा जाएगा कि इस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर दोनों की ओर सेम नंबर से हमारी एटम्स रहेगा तो इक्वेशन को कहा जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। और हमेशा हमें इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में ही छोड़ना है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अगर दोनों साइड बैलेंस नहीं हुआ है, इसका मतलब है दोनों साइड का मास जो है वो सेम नहीं है। सच है इक्वेशन। और इसी प्रकार के जो कि अनबैलेंस्ड कंडीशन में है उसी प्रकार की रिएक्शन को हम कहेंगे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल यानी कि वो रॉ फॉर्म में है, उसी के ऊपर कुछ किया गया नहीं है।
यानी कि अगर बैलेंस करें तो सही है, अगर बैलेंस नहीं हुआ है, ऐसा हम उनको अनबैलेंस कंडीशन में छोड़ दिए हैं तो उसे कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो फिर ऐसे ही ये जो Mg+O2 है ये बैलेंस नहीं हुआ है और इसे हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बॉर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो फिर हमारा अब नेक्स्ट काम क्या हो गया, चलो इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस आखिर हम करें कैसे। तो आप याद कीजिए हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्लास 9th में पढ़ा था। किसी भी कंजर्वेशन मतलब क्या है, संरक्षण, यानी कि ज्यों के त्यों रहना। ये बात हमने अपनी जो क्लास 9th के चैप्टर में भी अच्छी तरह समझा दिए। तो मास ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन अगर हुआ तो यानी कि रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास वो सेम ही रहेगा, क्योंकि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट का जितना मास होगा इट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। यानी कि LHS में जितना मास रहेगा RHS में भी इतना ही मास रहेगा, प्रोडक्ट्स का जितना मास रहेगा रिएक्टेंट्स का भी इतना ही मास रहेगा। क्लियर। अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। अगर हम मास के हिसाब से ना देखें और नंबर ऑफ एटम्स के भी हिसाब से देखें तो फिर दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम ही रहना चाहिए। तो बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन के पहले हमारे रिएक्टेंट्स का जो नंबर्स ऑफ एटम्स था वो प्रोडक्ट बनने के बाद हमारी RHS में भी उतना ही नंबर ऑफ एटम्स रहेगा। इसे कहेंगे हम बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। Hence, we need to balance the skeletal chemical equation. अब तो आपको पता चल गया ना कि आपको बैलेंस करना जरूरी है। तो 1.2 में जो है हमारी ये बैलेंस्ड है, बिल्कुल भी नहीं है, ये अनबैलेंस्ड कंडीशन में है, इसीलिए तो हमने उसको कहा कि स्केलेटल इक्वेशन है ना। तो अब हम लर्न करते हैं कि कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस करें। चलिए देखते हैं। एक वार्ड इक्वेशन ले लेते हैं जैसे हमने 1.3 एक्टिविटी में लिया था ना। क्या लिया था हमने 1.3 में, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए थे। तो फिर ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। हमने कहा था कुछ इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, गैस भी इवॉल्व होता है। देखिए अभी यहाँ ये हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है ना। इन द अबव वर्ड इक्वेशन may be represented by the following केमिकल इक्वेशन। तो फिर ये जो है ये हमारी वर्ड इक्वेशन है। अभी हम इसको केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे जो कि ये है। तो फिर जिंक को हमने लिख लिया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने लिख लिया H2SO4 और जिंक सल्फेट को लिख लिया ZnSO4 और ये हाइड्रोजन आप जानते हैं H2। तो फिर इसी हिसाब से हम एक वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में बदल सकते हैं। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। हमने कहा था कि हमको क्या करना है, ये नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम करना है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो फिर ये जिंक जो है हमारी LHS में हमारी रिएक्टेंट साइड में है 1 और ये हमारी प्रोडक्ट साइड में भी है 1 और हमारी हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में है हाइड्रोजन है 2 और हमारी प्रोडक्ट साइड में भी है 2 और हमारी सल्फर जो है रिएक्टेंट साइड में है एक ही है S। तो फिर हमारी प्रोडक्ट साइड में भी ये है S, एक ही S सल्फर। ऐसे ही हमारी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारी LHS यानी कि रिएक्टेंट साइड में 4 है और हमारी प्रोडक्ट साइड में भी, इसीलिए इसको माना जाएगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी के साथ हमारी ये पार्ट खत्म होता है। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.